हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर नंबर 2 पे। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा होगा, जो हमारा एडवांस लेवल इंटरनल सिक्योरिटी का प्लान चल रहा है, उसमें पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एस्पिरेंट्स उसको ज़रूर देखें। और मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ कि ये वीडियोस डिफेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, उसमें वेटेज कितना है। फिर मैंने एक इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 1 बनाया था। उसमें मैंने पूरा उसको एक डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कौन-कौन सी फोर्सेज़ हैं, स्पेशली मैंने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सभी फोर्सेज़ के बारे में बताया था। और आज हम पहुँच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2, है ना? मैं आपको थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसा ही रहता है। बट हाँ, ये मेरी आप सबसे कमिटमेंट है कि पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और पूरा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ नोट्स भी आपको मिलेंगे। आप कहेंगे तो आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि पढ़ना है। आपको क्वालिटी दी जाएगी, क्वांटिटी चाहे कम हो, चाहे वीडियोज़ थोड़े कम हो, बट आपको क्वालिटी दी जाएगी पूरे के पूरे काम में। ये मेरी गारंटी है, ये एश्योरिटी है आप लोगों के साथ कि आपको बिल्कुल क्वालिटेटिव मटेरियल दिया जाएगा। आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएँगे, आपको समझाया भी अच्छे से जाएगा, ताकि आपको पूरा आपको इंटरनल सिक्योरिटी एटलीस्ट ये सब्जेक्ट आपको लाइफ में कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 2 है, तो आज का टॉपिक हमने क्या उठाया, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है भैया, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज़ ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं कि पहले तो मैंने ना इसको पूरा डिवाइड किया है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, मैं थोड़ा-सा आपको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, उसमें आपको बाकी सब फोर्सेस का आइडिया मिल जाएगा। अब मैं इसमें जो स्पेशली पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा उसमें भी सकता था, बट मैंने सेग्रीगेट किया है आप सबकी कन्वीनियंस के लिए। इसमें हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल सिक्योरिटी देने वाली एजेंसीज़ हैं जो भारत सरकार में, तो वो कौन-कौन सी अब देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, तो हमारे यहाँ पे है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड इसके बाद एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऑलराइट। फिर ऐसे सीबीआई, सीबीसी, एनआईए, सीबीएन, एनसीआरबी, बीपीआरडी, ब्यूरो ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना? उसके अलावा आपके पास डीजीआईटी है, डब्ल्यूसीसीबी है। अभी इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिटेल में समझेंगे कि इनका काम क्या है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है ना? चलिए, पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ गया आरपीएफ। आरपीएफ का काम है कि जो रेलवे में जो भी काम चल रहा है ना? जो भी रेलवे कोई में कोई इश्यू आ रहा है, वहाँ पे रोबरी है, वहाँ पे थेफ्ट है, वहाँ पे पैसेंजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, जो रेलवे स्टेशन का एरिया हो गया, वहाँ पे जितना भी सिक्योरिटी देखेगा वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स देखती है। हालाँकि हर जिले में ये सेग्रीगेटेड होता है, जैसे आप पढ़ेंगे, इट केम इन 19 अंडर द आरपीएफ, इट इज़ अ सिक्योरिटी फोर्स क्रिएटेड टू ऑफर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द रेलवे प्रॉपर्टी एंड पैसेंजर एरिया। जिस एरिया में पैसेंजर मूव कर रहा है, वहाँ पे जो रेलवे को सिक्योरिटी देगी वो हमारी आरपीएफ देगी। और उसमें जितनी भी रेलवे की प्रॉपर्टी है, जैसे रेलवे स्टेशंस हो गए, रेलवे का सामान रखा जाता है, उसके गैरेजेस हैं, उससे रिलेटेड उसकी वर्कशॉप्स हैं, उससे रिलेटेड उसके वेयर हाउसेस है, ये सारी सिक्योरिटी आरपीएफ देखता है। इट हैज़ द पावर टू सर्च, अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेट, टू प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस, द रेलवे, ये सब प्रोवाइड किया गया। द जीआरपी वर्क्स अलोंग विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, है ना? रेलवे पुलिस वर्क्स अलोंग विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन एरियाज फॉलोइंग अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। जो एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जो क्षेत्र रेलवे के अंडर आ रहा है, वहां पे आपकी ये रेलवे पुलिस आपको वहां पे मिल जाएगी काम करती हुई। ये मेजर काम है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, एसपीजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, आज के टाइम में जो आप देखते हो, एसपीजी प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी कवर टू द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि ये भी बोला जाता है कि एसपीजी कुछ और डिग्नेटरीज को भी देती है, बट द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड क्लासिफाइड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एसपीजी बना कैसे, पहले तो इसकी कहानी समझते हैं। 1984 तक, अक्टूबर 31 1984 को एक बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था। असेसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का असेसिनेशन हुआ। तो तब तब के टाइम पीरियड की हम सिक्योरिटी कवर देखते हैं। इंदिरा गांधी, द दिल्ली पुलिस प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द इंडियन। दिल्ली पुलिस, नॉर्मल पुलिस थोड़ी एडवांस तो होगी, वो कमांडोज होंगे, बट वो प्रोवाइड करते थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस एमएचए के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इन 1981 आईबी ने ना एक रिंग बना लिया था सिक्योरिटी का, मतलब जैसे काफिला जो चलता है, मोटरकेड चलता है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें एक 2-3 कारें एक आईबी की रहती थी। प्रोवाइड अ रिंग एंड एस्कॉर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर।
आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, द भोलेनाथ कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 1985 में बनाई। और उसके बाद एक बीरबल नाथ कमेटी, ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। बीरबल नाथ कमेटी वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1985, विच रिकमेंडेड, जिसने कहा कि भैया एक स्पेशल हमें प्रोटेक्शन ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा एसपीजी, और उसका पहले नाम था एसपीयू, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी। इसको मिनिस्ट्री के अंडर नहीं रखा गया, इसको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर रखा गया। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो इंचार्ज है वो कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। और हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी? कैबिनेट सेक्रेटरी इज आईएएस। विच आईएएस? ही इज द रैंक वन पोजीशन ऑफ आईएएस इन द कंट्री इज ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं दिल्ली में। इन द ईयर 1985 भारत के राष्ट्रपति ने थ्रू एन ऑर्डर एसपीयू को किसमें चेंज कर दिया? एसपीजी के। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को चेंज करके बना दिया गया एसपी। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो एसपीजी हैज अ ब्लू बुक, ओके, इसको एक ब्लू बुक भी दिया जाता है जिसके अंदर पूरे पैरामीटर्स है कैसे सिक्योरिटी दी जाएगी, वो हम नहीं पढ़ सकते, हमें अवेलेबल नहीं हो सकती। तो इसमें 1991 में संशोधन किया गया विद प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को फॉर अप टू अ टाइम पीरियड 10 इयर्स आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर डिमिट्स ऑफिस, मतलब छोड़ते हैं ऑफिस को। मतलब कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, वो 2004 में ऑफिस छोड़ रहे हैं, तो 2014 तक उनको और उनके परिवारजनों को सिक्योरिटी देगा एसपीजी। इन 2019 इसमें दोबारा अमेंडमेंट हुआ एंड सेड द एसपीजी विल प्रोटेक्ट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज इमीडिएट रिलेटिव्स लिविंग विद द प्राइम मिनिस्टर। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तो कोई रहता नहीं है, तो मतलब ही नहीं बनता ऐसा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। बाकी उनके परिवार को किस टाइप का सिक्योरिटी दिया जाता है वो भी थोड़ा क्लासिफाइड है। एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, अगर उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे उनके परिवारजन उनके साथ रह रहे हैं तो उनको एसपीजी सिक्योरिटी देना पड़ेगा। वाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आर टू बी प्रोवाइडेड विद द एसपीजी कवर, उनको 5 साल तक, जो पुराने प्रधानमंत्री है उनको 5 साल तक मिलेगा। आफ्टर 5 ईयर दे विल बी प्रोवाइडेड जेड प्लस सिक्योरिटी। आपको समझ आ गया पुराने संशोधन में और नए संशोधन में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने वाले में 1991 वाले में जो था 10 साल तक का प्रोविजन था, 2019 वाले में क्या कि 5 साल तक का किया गया। और उसके बाद जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी भी काफी बड़ा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है। उसमें आईटीबीपी, सीआईएसएफ वाले भी आ सकते हैं, सीआरपीएफ वाले भी आ सकते हैं, काफी बड़ा सिक्योरिटी रिंग होता है उसका भी। ये मैं आपको अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा। द हेड ऑफ एसपीजी इज कॉल्ड एज द सेक्रेटरी सिक्योरिटी, बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ी पोजीशन है सेक्रेटरी सिक्योरिटी इन द कैबिनेट। मैंने आपको अभी पढ़ाया था, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी सिक्योरिटी होते हैं। द मेंबर्स ऑफ एसपीजी आर नॉट ऑथराइज्ड टू कॉन्टेक्ट मीडिया और अंडरटेक एनी पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक बाय लॉ। मतलब कि जो एसपीजी में जो सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करते हैं, जो कमांडोज होते हैं, जो रक्षा करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो वो उनको ये अधिकार नहीं होता कि वो किसी पब्लिकेशन में किसी बुक में कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर वो मीडिया में पब्लिक हो सकते हैं, कुछ भी उनको अधिकार नहीं होता इस चीज का। तो ये एसपीजी के बारे में काफी बड़ी इंफॉर्मेशन थी। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। भैया ये तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हाइड्रोग्राफिक रिकॉग्निसेंस अगर आप पढ़ेंगे, हाईजैकिंग है ना, किसी भी टाइप का न्यूक्लियर थ्रेट भी इवन ये हैंडल कर लेते हैं। काफी एलीट फोर्स है ये हमारे देश की। और मतलब कमांडोज हैं एनएसजी, बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए, बाकी तो सभी फोर्सेस के लिए भी भाई, इनके लिए बहुत ज्यादा है। हमारे भारत में पाकिस्तान ने एक बहुत गंदी करतूत कर दी थी कि 2008 में उन्होंने ताज पे अटैक किया था, और उस टाइम पे एनएसजी या कमांडोज गए थे हमारे गुरुग्राम से। ओके, उसके बाद फिर जूत पड़ी तो इंडिया में 4 एनएसजी के हब्स भी बनाए गए हैं आफ्टर 2008। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, 4 जगह एनएसजी के कमांडोज अवेलेबल हैं हमेशा। ओके, द एनएसजी members are also called as the black cats and are capable of carrying out swift operations to combat terrorism by acting a federal contingency deployment force. एनएसजी is used in exceptional circumstances. ये प्रोटेक्शन नहीं देते, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, प्रोटेक्शन में भी जा सकते हैं किसी वीवीआईपी की। ओके, बट ये जनरली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही, कोई स्नाइपर्स हो गए उसमें यूज हो गए, है ना, स्पेशलाइज्ड इन टेररिज्म, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, एनएसजी के बाद हमारे पास आता है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ तो आपको पता ही है, आर्मी से भी लिए जाते हैं। इसमें कौन से? अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल रिस्पांस टू डिजास्टर सिचुएशन। इट इज अ नोडल मिनिस्ट्री विद द एनडीएमए एज द एपेक्स बॉडी फॉर द। सबसे नेशनल लेवल पे हमारे पास एनडीआरएफ है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, और स्टेट लेवल पे हमारे पास एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। और जब आप लोग डीएम बन जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ही हैंडल करेंगे डिजास्टर रिलीफ को। The NDRF is not only trained to tackle natural and man-made disaster, but also chemical, biological, radiological, and nuclear disaster. I request you to refer to the भोपाल गैस ट्रेजेडी, या फिर किसी और प्रकार की। हमें लगता है कि एनडीआरएफ का काम है कि केदारनाथ में बादल फट गया या नेपाल में अर्थक्वेक आ गया वहीं पे जाएगा, नहीं भैया। वो केमिकल केमिकल वेपन्स हो गए, कोई केमिकल एक्सप्लोजन है, बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर,
है ना? या फिर और भी किसी प्रकार का हो गया, रेडिएशन फैल गया, तो उसमें भी हमारा एनडीआरएफ एक्टिवली काम करता है। एनडीआरएफ के बाद हमारे पास आया अब नेक्स्ट है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब ये किसके अंतर्गत काम करते हैं? ये एनफोर्स करते हैं एनडीपीएस एक्ट को, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। इस एक्ट के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको कहूंगा आप जरूर देखिएगा, अब उसके अंदर आपको काफी आइडिया लगेगा कि एनडीपीएस एक्ट कैसे एनफोर्स होता है। उसमें पूरा दिखाया बताया गया है कि ओपीएम क्या है, कोका लीफ क्या है, कोकीन क्या है, उसका डेफिनेशन, कितनी मात्रा, सब कुछ उसमें डिफाइन किया हुआ है। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। The unique feature of NCB is that it perform a dual role of enforcement of provision of the NDPS Act and acts as an intelligence agency to combat drug। जो इंटेलिजेंस, जैसे ड्रग पैडलर्स हो गए है ना, तो उनको पकड़ना, इंटेलिजेंस का भी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का भी काम है। हमें ऐसा लगता है कि एनसीबी का काम है भैया सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना, उस मैटर को रिजॉल्व करना और एनडीपीएस एक्ट को लागू करना। नहीं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं, इंटेलिजेंस भी करते हैं ड्रग्स के ऊपर। वैसे ड्रग्स को काउंटर करने का काम बीएसएफ का भी है। ओके, और रिसेंटली पंजाब में बीएसएफ ने हेरोइन पकड़ा था, आप मेरे को बताएंगे कितने का। ओके, द एनसीबी वर्क्स वेरी क्लोजली विद कस्टम्स, कस्टम के साथ तो काम की, क्योंकि इलीगल आता है, कस्टम एक्साइज के ऊपर चेक रखेगा। सीबीआई के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि सीबीआई भी इसके ऊपर ड्रग्स वगैरह पे काम करता है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरएनडीडब्ल्यू, रिसर्च एनालिसिस विंग एंड द स्टेट्स, जो स्टेट पुलिस है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन में काम करता है हमारा एनसीबी। एनसीबी के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ईडी। ये तो भाई आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और ईडी अगर आप भूल जाते हैं ना, तो आप चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को याद कर लिया कीजिए, तो आपको ईडी कभी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि उनके पीछे जितना ईडी लगा है इतना तो किसी के पीछे भी नहीं लगा आज तक। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अब ये पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कई लोगों को लगता है कि ईडी एक रीसेंट बॉडी है। नहीं भैया, ये 1970s से ऑलमोस्ट उसके आसपास का बना हुआ बॉडी है, बहुत पुराना, 1960 और 70 के दशक का बॉडी है, ये बना हुआ बहुत पुराना बॉडी है, यूज में अभी आना हुआ है। ओके, थोड़ा पॉलिटिकल कंट्रोल इस पे कहते हैं ज्यादा है ना। और अगर आप पढ़ेंगे तो अब इसका काम क्या है, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखता है। ईडी का जो काम है, ऐसा ही काम सीबीआई भी देखता है, बट ये स्पेशली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं इसे हम, है ना। टू इंपॉर्टेंट लॉज एनफोर्स बाय द ईडी आर द फैमा एंड द पीएमएलए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको पहले बोलते थे हम फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एंड द पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके, अब स्पेशल कोर्ट भी बनाए गए हैं इसके लिए, पीएमएलए कोर्ट है, और जो हेड है ईडी के, आईपीएस और आईआरएस है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस है ना, तो इकोनॉमिक ऑफेंस में आईआरएस भी बन सकता है, अदरवाइज आईपीएस तो डेजिग्नेट हो ही सकते हैं। ईडी मतलब एक फेडरल एजेंसी है ना, हमारे पास स्टेट लेवल पे नहीं है, स्टेट डायरेक्टरेट्स नहीं है। तो ईडी मतलब इफेक्टिव है, बट कई बार थोड़ा स्कैनर में रहती है ये, कि इट इज सीबीआई और ईडी थोड़ा डिबेट में रहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सीबीआई के ऊपर बोला है कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरेट, है ना। तो ईडी ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, बट इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर ज्यादा, जैसे दिल्ली लीकर स्कैम जो है, उसको ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ओके, ईडी के बाद हमारे पास है नेक्स्ट सीबीआई। ये तो हमारा मेन करप्शन और जितने भी मैटर्स हैं इंडिया में, जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग मैटर्स हैं, वो सारा सीबीआई देखती है। वैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ इसे, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज का टॉपिक था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज सीबीआई इज द टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिन जो बच्चे में से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, मैंने उनको सबको सीबीआई ऑफलाइन लेक्चर में इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया है। जिनको याद होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ओरिजिन क्या है सीबीआई? अब सीबीआई जो है ना, ये सीबीआई एक्ट से नहीं बना, ये डेस्पा से बनाया गया। डेस्पा क्या है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। जो दिल्ली पुलिस है, स्पेशल पुलिस में आती है। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में बना था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था इसे। सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स इन 1946 टू इन्वेस्टिगेट ब्राइबरी एंड करप्शन ट्रांजैक्शन ऑफ द वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 का, तो उसमें जितने भी वॉर में जितना खर्चा था, करप्शन था, उसको हैंडल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सीबीआई बनाया था। और आपको मैं एक बात बताऊं, इसके जो शुरू में हेडक्वार्टर थे वो लाहौर में थे, है ना। तो लाहौर में इसके हेडक्वार्टर होना उस टाइम, तो क्योंकि एक ही था इंडिया पाकिस्तान, तो वहां पे इसके हेडक्वार्टर होते थे। इन 2010 अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कुड स्टेटेड दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ केस इन एनी स्टेट। मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें बोला क्या गया, एक बार थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, आपको पॉलिटी के व्यू पॉइंट से भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई हाई कोर्ट
सीबीआई को निर्देश देता है कि आप फला-फला स्टेट में जाके केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो सीबीआई को अधिकार है उस हाई कोर्ट के जजमेंट को एनफोर्स करने का और वहाँ पे जाके वो केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। क्योंकि स्टेट्स मना भी कर सकते हैं कि हम सीबीआई को अलाउ नहीं करते क्योंकि ये फेडरल एजेंसी है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिसेंटली अ, एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था हम सब जानते हैं कोलकाता में कोलकाता रेप एंड मर्डर केस आरजी कर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया था वो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला था कि आप जाके केस जो है हम सीबीआई को दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट को पावर है कि वो सीबीआई को बोल सकते हैं केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए ओके तो सीबीआई भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बोला था कि इट इज़ अ केज्ड पैरेट और काफ़ी उसके ऊपर सवाल उठते रहते होंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करप्शन के केसेस देखता है, ओके संथानम कमेटी ये जरूर याद रखिएगा इट वाज रिकमेंडेड इवन सीबीआई भी सीबीआई और सीवीसी दोनों का रिकमेंडेशन संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 टू 64 रिकमेंडेड वो सेटिंग वो सीवीसी मेजरली ये करप्शन के केसेस हो गए मेंटेनिंग इंटेग्रिटी इन द व्हाट यू टॉक अबाउट दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी जितने करप्शन के केसेस हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में वो हमारा सीवीसी देखता है इसके अंदर ओके इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एनआईए एनआईए बहुत एक रिस्पेक्टेबल बॉडी है इन्वेस्टिगेट करता है केसेस रिलेटेड टू द टेरर उरी अटैक, पुलवामा अटैक, टेरर रिलेटेड केस, टेरर फंडिंग केस सारे आपके एनआईए के अंडर है। एस्टैब्लिश आफ्टर द 26/11 हुआ था बॉम्बे मुंबई ताज अटैक्स हुए थे नवंबर 26 2008 तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की जो थी व्हिच विल एक्सक्लूसिवली डील विद दीस काइंड ऑफ केसेस रिलेटेड टू द टेरर तो एनआईए बनाया गया था फेडरल एजेंसी है स्टेट लेवल पे नहीं है एसआईए ओके एम्पावर दैट टू इन्वेस्टिगेट टेररिज्म इन स्टेट विदाउट परमिशन उधर परमिशन लगता है सीबीआई में एनआईए में परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती ओके दिस मींस दैट द लेजिस्लेशन गिव एनआईए कंकरेंट जुरिसडिक्शन टू प्रोब टेररिस्ट अटैक इन द कंट्री मतलब कहीं भी टेररिस्ट अटैक्स को जाके वो पहले डिफाइन होगा दैट इट इज अ टेररिस्ट अटैक है ना जैसे जेके में जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा फ्रेजाइल रहता है वहां पे कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं तो एनआईए प्रॉप करने जाता है वहां पे इन्वेस्टिगेट करने जाता है एनआईए के बाद हमारे पास है सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स अब एनसीबी और सीबीएन में फ़र्क है। आप थोड़ा-सा वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा पीछे देखिए, वीडियो को पीछे करिएगा और एनसीबी को दोबारा सुनिएगा मेरे से फिर सीबीएन। सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो इट प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ ओपियम अलोंग विद इश्यू मतलब कि जैसे ओपियम हो गया या फिर कोई ड्रग है उसका प्रोडक्शन है केमिकल्स के लिए या फिर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स के लिए, तो वो कितना करा जाएगा वो सीबीएन बताता है ना? लाइसेंसेस देता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीगल सिंथेटिक ड्रग्स। वो अलग है वो क्या कर रहा था आप देखिएगा, है ना? और आईआरएस ऑफिसर इज़ द हेड ऑफ द सीबीएन ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एनसीआरबी ये तो भई एक ज़बरदस्त पोर्टल है। इसके ऊपर पूरा डाटा है, जो भी क्रिमिनल नेटवर्क है इंडिया में, जिसने भी कोई ऑफेंस किया है, किसी भी टाइप का ऑफेंस एफआईआर रजिस्टर्ड है, कोई केस है, तो वो सारा आपका ये एमएचए ने बनाया था इसको इज़ रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा। रिपॉजिटरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल है, आपको सारा इस पे डाटा मिल जाएगा। कौन केस ट्रायल चल रहा है, किसी के ऊपर केस हुआ है या फिर कोई क्रिमिनल केस है, उस टाइप के सारे डाटाज़ आपको एनसीबी पे एनसीआरबी में मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास बीपीआरडी ब्यूरो ऑफ प्रिसिल इट इज़ अ मल्टी कॉन्सेप्ट फॉर द इंडियन पुलिस मतलब इंडियन पुलिस में जितने भी रिफॉर्म्स चाहिए है ना मॉडर्नाइजेशन वैसे हमारे एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक डिवीजन होता है पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन पीएमडी बोलते हैं उसे। वैसे ही हमारा बीपीआरडी है, पुलिस में क्या मॉडर्नाइजेशन लाना है, क्या-क्या चेंजेस लाने हैं वो बीपीआरडी देखता है, ओके। इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट अ दिस इज डीजीआईटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स ये सारा केसेस देखते हैं इन वायलेशन ऑफ टैक्स लॉज एंड फ्रॉड्स वैसे इनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं ट्राइब्यूनल्स होती हैं वो मैं एक अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा बट ये केसेस जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है वो सारे मॉनिटर करता है डीजीआईटी। इसके बाद ये लास्ट है डब्ल्यूसीसीबी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स हैं मान लीजिए पोचिंग हो गया इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स हो गया ये सब चीजें होगी वाइल्ड लाइफ के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हो गए उसमें रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको सबको देखना चेक करना सारा काम डब्ल्यूसीसीबी का है ओके। तो इस पूरे लेक्चर में हमने काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा मेरे हिसाब से आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा कि कौन कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी प्रोवाइड की इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना एग्जाम को पीएचडी नहीं बनाना जितना रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ना है जो टॉपिक है उस टॉपिक मान लीजिए डब्ल्यूसीसीबी है एनआईए है कोई करंट अफेयर है तो उसको पढ़ लिया लिंक कर दिया वही आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा इतना ही होता है यूपीएससी और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। So I'm very much thankful to all of you for listening to me. God bless you all.